फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था बीपीएससी टी 3.0 के लिए, उन्हीं का सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 7 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। यह सब वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। यानी सम्मिलित करना मतलब जोड़ना। तो यह जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था तो वह था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसका राइट आंसर चलिए ऑप्शन में देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार की विजेता की कृति है। तो यह है गुंटर ग्रास की। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गुंटर ग्रास। अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि 2015 का करेंट अफेयर है। इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान समय में नहीं पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं। और बीपीएससी मेन बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उनमें 3 साल तक का प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, लेकिन इसमें नहीं पूछा जाता है। तो इस सब प्रश्न को करेंट अफेयर का जो इतना पुराना दिया गया है उन प्रश्नों को हम लोग नहीं देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है। तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है तो भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है। जैसे 23.5 डिग्री रेखा क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पूर्वी रेखा को पूर्वी या उत्तरी होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे 0 डिग्री को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। तो उसी प्रकार 82.5 डिग्री को भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रॉडगेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। तो यह 1.676 मीटर रखी जाती है या होता है इतना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है करेंट अफेयर का 2015 का, तो नहीं देखेंगे इसे हम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वह 57 फीट है। कितना फीट है, 57 फीट है। और यह कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है यह मूर्ति। और यह जो है जैन धर्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। गोमतेश्वर की जो ये मंदिर है श्रवणबेलगोला में स्थित, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैन धर्म के लिए। यानी इस मंदिर को जैन के लोग काफ़ी पूजते हैं। और इस मूर्ति का जो है, गोमतेश्वर की मूर्ति जो है, इस मूर्ति का निर्माण गंग वंश के मंत्री जो थे चामुंडराय, इन्हीं ने करवाया था 983 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। कितनी फीट की है तो 57 फीट की। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये करेंट अफेयर जो है 2014 का है। करेंट अफेयर ये सब वर्तमान में नहीं पूछे जाते हैं। वैसे जो थे ये VR कृष्ण अय्यर, ये कौन थे, तो यह थे मुख्य न्यायाधीश। यह क्या थे, कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे यानी जज थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग वर्तमान में कौन चल रहा है। तो 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगडिया है। कौन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगडिया है। और ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो YV रेड्डी थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है और जीका रोग भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक जो हैं वह है E.M. फोस्टर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा E.M. फोस्टर। और इसे कब लिखा गया था तो 1924 ईस्वी में या इसे प्रकाशित किया गया था या लिखा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन 2015 का है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 2016 का भी बहुत पुराना करेंट अफेयर है। और ये जो है 44 नंबर का भी ये भी पुराना ही है। ये 45 नंबर का भी नहीं इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया हीरे की खान कहाँ है। तो यह जो है यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में पड़ता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, ये फिल्म पाथेर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित थी। तो यह सत्यजीत राय के द्वारा या सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 21 जून। 22 मार्च को जो है यहाँ पे 21 लिखा गया है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। राजकोषीय नीति का जो एक घटक नहीं है तो यह है व्यापार नीति, इसका घटक नहीं है, बल्कि कराधान नीति भी है और सार्वजनिक ऋण नीति भी है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है तो इनमें जो सब कथन जो दिया गया है सभी गलत है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18A के अंतर्गत उपाधियां है, यह नहीं है, तो ये भी गलत है। और वर्ष 1994 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है, नहीं अनेक बार किया गया है, तो ये भी गलत है। अगला नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। ये आप देख लीजिएगा। भारत रत्न जो 2024 में मिला है 5 व्यक्तियों को मिला है, लेकिन इसमें जो है गूगल पे आपको 3 ही दिखा रहा है, तो ये भी ऑप्शन के अनुसार गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 35वें, ये भी करेंट अफेयर के ही प्रश्न है। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे। तो यह केरल राज्य में आयोजित किया गया था, केरल के 7 जिले में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसे पत्र लिखकर, तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है। कहाँ पे होता है, जापान में होता है। और जापान को ही उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। हंस दमयंती के जो चित्रकार थे यह कौन थे, तो राजा रवि वर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजा रवि वर्मा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है यह बिहार के कवि हैं और इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है मेला आंचल। और मेला आंचल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेला आंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है तो इसे किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जिस प्रकार राष्ट्रपति पर लगता है उसी प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर इसे हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उसे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा हटाया भी जा सकता है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मिलान करना है, आपको मिलान करना है। तो कर्नाटक में क्या है, केगा। तमिलनाडु में क्या पड़ता है, कुडनकुलम। और उत्तर प्रदेश में जो है नरोरा है। और जो गुजरात में काकरापार है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है एक का दो, दो का चार, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है, राज्यसभा का गठन जो हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था, नहीं, यही गलत है। राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में ही हुआ था। राज्यसभा जो होता है यह उच्च सदन होता है और अस्थायी सदन भी होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब गोल्फ। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोल्फ। टाइगर वुड गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शिक्षा केंद्रों में कौन कौन बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी संबंधित थे। इसके बाद वल्लभी विश्वविद्यालय भी संबंधित थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी और दंतपुरी विश्वविद्यालय भी। इनमें से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों सही हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था कुमारगुप्त ने किया था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किए थे। और इन दोनों को जो ध्वस्त किया था वह बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, नालंदा जिले में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, तो यह क्या है। तो मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर जो होता है उसका संगठन है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है करेंट अफेयर का है, काफ़ी पुराना है, इसे हम लोग नहीं देखेंगे। 65 का भी करेंट अफेयर ही है, वो बहुत पुराना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बोको हरम क्या है। बोको हरम क्या है। बोको हरम क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। बोको हरम क्या होता है। तो बोको हरम उत्तर पूर्व नाइजीरिया का इस्लामिक आतंकी संगठन है। बोको हरम क्या है। तो उत्तर पूर्वी नाइजीरिया का इस्लामिक आतंकी संगठन है। यह संगठन चाड, नाइजर और उत्तरी कैमरून में भी सक्रिय है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2015 द्वारा इस समूह को विश्व का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन घोषित किया गया। यह भी करंट अफेयर से ही प्रश्न था। बोको हरम के बारे में जो पूछा गया था, इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान समय में नहीं पूछे जाते हैं और न ही इसे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और इसमें जो है करंट अफेयर को छोड़ के सभी प्रश्न अच्छा ही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया। प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। तो पोखरण राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है यह भारत में नहीं है बल्कि तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कहाँ। तो तिब्बत में राकसताल झील के निकट है इसका उद्गम स्थल। और सतलज जो नदी है यह सिंधु की सहायक नदी है। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा
कथन सही है? भारत में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पिग्मी हॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन संबंधित है? पिग्मी हॉल के बारे में पूछा गया है। तो पिग्मी हॉल के बारे में पूछा गया है। तो यह जो होता है उन स्तनधारियों में से एक है जो छत के साथ अपना घर या घोंसला बनाते हैं। कथन सही है। ये आर्द्र घास के मैदान में पाए जाते हैं। कौन? पिग्मी हॉल है पिग्मी हॉग। तो ये भी सही है। वर्तमान में ये केवल भारत के असम राज्य में ही पाए जाते हैं। ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी निकलती है, वह नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों निकलती है। सोन नदी बिहार की ओर आती है और ये जो है नर्मदा नदी गुजरात की ओर चली जाती है। एक अरब सागर में नदी गिरती है और एक नदी कहाँ गिरती है? तो बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला जो है सोनपुर का मेला है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्मा के मंदिर के लिए भी और पशुओं के मेले के लिए भी। तो यह है पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है? तो राजस्थान के अजमेर जिला में लगता है। और इसमें जो है पशुओं के मेले जो लगता है यह ऊँट के मेले लगते हैं। ऊँट के मेले प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का ऑर्गेनिक राज्य है। भारत का ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया? तो मेनका गांधी केस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि युद्धाग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर रहे राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ब्लड डायमंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है यह राजपाल पूछा गया है। यह बहुत ही पुराना है तो ये भी वर्तमान में नहीं पूछा जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी जो है अनुच्छेद या धारा एक ही बात है। अनुच्छेद 47 में है या धारा 47 में है। यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं और इसकी चर्चा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है बहुत ही पुराना है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रूस। फीफा विश्व कप जो फुटबॉल हुआ था यह 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो रूस में। अगला क्वेश्चन है कि भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भू अस्थिर उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन करने की दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इस ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करने में उपग्रह को 24 घंटे का समय लगता है। कितने घंटा का? 24 घंटा का। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक कौन थे? ये भी काफ़ी पुराना है फिर भी जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 356 इसका प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो बीटी कॉटन फसल को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ये आप अच्छा से याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है बुक में भी ऑप्शन नंबर सी ही दिया गया है, बीटी कॉटन। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कितना ईस्वी में स्थापना किए थे? तो 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है नेशनल पार्क और मिलान करना है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पे है? कर्नाटक में। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है यह बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रय जो है यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और पेंच नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा की डॉल्फिन मछली को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला ही है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को आप जब मिलान करते हैं तो जो जानते हैं उससे मिलान कीजिए, उससे भी यह बन जाता है। दुग्ध उत्पादन जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन जो है यह नीली क्रांति से संबंधित है। और उर्वरक उत्पादन जो है यह भूरी क्रांति से संबंधित है। खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि है यह हरित क्रांति से संबंधित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है तो विश्व बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो यह किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव थे। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी यह थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कितना ईस्वी में बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष? 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जो थी यह भारतीय महिला नहीं थी बल्कि विदेशी महिला थी। कौन थी? विदेशी महिला थी, आयरिश मूल की यह महिला थी। और 1925 ईस्वी में जो है भारतीय मूल की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी महिला, वह कौन थी? सरोजनी नायडू थी। यह जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनी थी? कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च जो है यह अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था और यह जो है लगभग 200 मील की दूरी पर पहुंचने के बाद दांडी नामक गांव में गांधी जी ने नमक बनाया और इस कानून को नमक बनाकर तोड़ दिया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो यह है माय एक्सपेरिमेंट विथ, यानी इसका जो हिंदी होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह जो है यह किसकी आत्मकथा है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वह लेबर पार्टी का था, लेबर पार्टी का था। लेबर पार्टी का कौन था, तो क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह सी राजगोपालाचारी था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर जो है एओ ह्यूम से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और यह कब किया था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि जो होती है निम्नलिखित में से किस हेतु यह उपयोगी होती है। तो यह जो भूमि होती है यह पोषण पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटा देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। यह जो क्या करता है, पोषक तत्व जो होता है यानी पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करता है और तलछटों को हटा देता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई ही सही हो जाएगा। इसमें जो है कहाँ नहीं किया गया, चौकसी स्टेशन स्थापित कहाँ नहीं किया गया, तो अल्जीरिया में भी किया गया, ब्राज़ील में भी किया गया, केन्या में भी किया गया, लेकिन नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और विश्व बाल दिवस दिन ही मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र जो है यह बेंगलुरु में पड़ता है। भारतीय वन प्राणी संस्थान जो है यह देहरादून में पड़ता है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है यह कहाँ पड़ता है, भोपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भोपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, सी गलत था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो कहलाता है वह इकोटीन कहलाता है, इकोटीन कहलाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया गया है इकोटीन, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। भूमिगत जल को प्रदूषित यानी दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो है यह आर्सेनिक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। तत्वों के चक्रण को
क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्रों में तत्वों के चक्रण को भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। और इन वनों का विस्तार जो होता है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जैव विविधता का भंडार भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय विकास के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है इसे, पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। और पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय तंत्र की सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था पारिस्थितिकीय तंत्र को? इसका आंसर आप बताइएगा क्या हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इको मार्क और हॉलमार्क जो होता है सोने पर लगाया जाता है हॉलमार्क, उसी प्रकार इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और दामोदर नदी जो है यह झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली में मिल जाती है। और यह नदी जो है प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल होती जा रही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है ये वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी किरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों के कारण ही मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करने वाला जैव मंडल है और उसकी स्थिति है यानी कहाँ पड़ता है। मानस जो है यह असम में पड़ता है। दिहांग दिबांग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगस्त मलाई जो है यह केरल में पड़ता है। और नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में है। इस प्रकार आप इसका राइट आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस स्तर यानी डेसिबल, ध्वनि की इकाई को डेसिबल में मापा जाता है। किस स्तर से अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसे आप गौर से सुनिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे इंग्लिश में WHO कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। एक साधारण मानव जो होता है वह अधिकतम जो होता है 130 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकता है, लेकिन वह सुनने से आदमी बहरा तक भी हो सकता है। और अगर जो है 150 डेसिबल तक की ध्वनि आदमी अगर सुन लेता है तो वह पागल ही हो जाएगा। और 85 डेसिबल से ही लगभग 85 से 130 डेसिबल तक की ध्वनि को सुनने में मनुष्य जो है वह क्या हो सकता है? बहरा हो सकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है तो यह है जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान। एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा।
इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी करते हैं, मगर बहुत ही कम मात्रा में तापन उत्पन्न करता है। ये सब जो गैस हैं, ये जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस जो होते हैं, यह सब ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। इसके बाद जलवाष्प भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। तो सबसे कम जो तापन पहुंचाता है ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर एजेंडा 21 के बारे में पूछा गया है। तो यह जो है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। यानी अम्ल वर्षा जो होती है वह किस स्थिति में होती है। अम्ल वर्षा जब हवा में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो यह मिलकर किस वर्षा का निर्माण करता है, अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित है तो बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना जो किए थे वह कौन थे, तो एडवर्ड स्वेस थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और इकोसिस्टम की किसने किए थे, इकोसिस्टम के एजी टांसले ने किए थे। और इकोलॉजी के किसने किए थे, इकोलॉजी के अर्नस्ट हैकेल ने किए थे। किसने किए थे, अर्नस्ट हैकेल ने। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन में प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। सही है। और जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है यानी उपयोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये भी सही है। इसका राइट आंसर जो है ए और बी यानी ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।